Hello everyone, today our topic is orbital diagram. Orbital diagram for D2. इससे पहले हमने देखा था D1, D9, D6 और D4 के लिए, और अब हम देखेंगे D2 के लिए. D2 में क्या होता है, मेन बात क्या होती है हालांकि उनसे, कि इसमें एक तो ग्राउंड स्टेट होती है और एक इसमें एक्साइटेड स्टेट होती है. एक्साइटेड स्टेट कौन सी, इसमें 3p इसमें एक्साइटेड स्टेट है, और ग्राउंड स्टेट इसमें है 3f कैसे निकालेंगे. D2 इलेक्ट्रॉन है, D2 को हम ऐसे भर लेंगे जो नॉर्मली हम भरते हैं ऐसे, एक इसमें. तो इसमें L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी. और 3 के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं, F. और क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों की हाफ स्पिन होगी, तो टोटल स्पिन हो जाएगी 1. और 2s+1 इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. 2s+1 3. तो इसमें जो ग्राउंड स्टेट है वो हो जाएगी ये 3f है, ग्राउंड स्टेट है. और 3f के लिए मॉलिक्यूलर सिंबल क्या होते हैं, 3t1G, 3t2C और 3a1G, ये इसके लिए मॉलिक्यूलर सिंबल होते हैं. अब हम क्या करें, जैसे जो भी ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्प्लिट होता है, T2G और ऊपर EG. T2G में नीचे एनर्जी होती है 0.4 डेल्टा नोट, और ऊपर होती है 0.6 डेल्टा नोट ना. तो पहले क्या, जो T2G में इलेक्ट्रॉन है दोनों, तो इनकी एनर्जी कितनी होगी, 4 इंटू माइनस 0.4 इंटू 2 माइनस 0.8 इसकी एनर्जी होगी. और ऐसे ही इसकी एनर्जी होगी. अब फिर आगे क्या किया हमने, इसको एनर्जी दे दी HV के फॉर्म में, हमने बाहर से एनर्जी दी. तो फिर एक ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो T2G से ये T2G है, और इसमें EG में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक. तो फिर इसकी एनर्जी अगर देखेंगे हम, इसकी वजह से तो होगी -0.4, और ऊपर वाले की वजह से +0.6 होगी. तो टोटल एनर्जी हो जाएगी इसकी +0.2, जो CFSC के मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, दो ट्रांजिशन होते हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर सिंबल हमने 3 निकालने हैं ना, तो मतलब 3 स्टेट बनेंगे इसमें ना, 3 स्टेट बनेंगे, और उसकी वजह से 2 ट्रांजिशन होंगे इसमें. तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी फिर EG में चला जाएगा ना. EG में ऊपर होती है 0.6, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0.6 इंटू 2, ये हो जाएगा 1.2 डेल्टा नोट. अब देखो, जो पहली स्टेट है इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, हमने तीन ऑर्बिटल में भरने हैं. तो ये 3 तरह से रेंज हो सकते हैं, या तो मतलब दोनों पहले वाले में हो, पहले वाले 2 में हो, या फिर हो सकता है कि दोनों एक बीच वाले में और एक पिछले वाले में, एक आगे वाले में और एक पीछे वाले में, ऐसे 3 तरह से ये मतलब ऐसे अरेंज हो सकते हैं. तो ये स्टेट कौन सी है, ये ट्रिपली डीजेनरेट स्टेट है ना. ट्रिपल डीजेनरेट स्टेट है, मतलब एक ही एनर्जी को हम 3 फॉर्म में भर सकते हैं. डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, कि मतलब एक ही एनर्जी के 3 फॉर्म है ना, एक ही एनर्जी के 3 फॉर्म है, तो उसको हम डीजेनरेट स्टेट बोलते हैं. अगर ये 3 एनर्जी, एक ही ये एनर्जी इनकी है, तो इसमें 3 स्टेट है, तो इस एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी 3 होगी ना. तो इस एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी 3 होगी, इसमें हम डीजेनरेसी देखते हैं. तो इसकी डीजेनरेसी है 3, तो इसके लिए हम सिंबल होगा 3T1G, इसके लिए हो जाएगा 3T1G. तो फिर क्या है, फिर हमने इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कराना है इस T2G से EG तक. देखो इसमें ये पॉसिबिलिटी बनती है, ये जो हमने लिख रखे हैं. देखो नीचे तो है DXY, DXZ और DYZ. तो फिर जो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, उसमें क्या होगा, एक तो T2G में होगा और एक EG में होगा. एक T2G में और EG में कौन कौन से होते हैं, DX² - Y और DZ है ना. DX² - Y और DZ² को वो EG में होते हैं, और DXY, DXZ और DYZ ये T2G में होते हैं. तो फिर क्या होगा, एक एक्साइटेशन होने के बाद एक तो T2G में है और एक EG में है. तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये हो सकता है कि भाई एक तो DXY में हो, नीचे एक DXY में हो, और एक ऊपर DX² - Y² में हो. एक क्या हो सकती है, एक नीचे DXY में हो और एक DZ² में हो. तो ऐसे ही फिर क्या, एक DXZ में हो, एक ऊपर DX² - YZ में हो, और एक ऐसे ही, ये मतलब ये पॉसिबिलिटी बनती है, 6 पॉसिबिलिटी बनती है ऐसे कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हो सकते हैं. इनको हमने उस बेस पे क्लासीफाई करना है कि वो कितने एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है, समझो कितने एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है.
जो मान लो जो जैसे डी एक्स वाई है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई है, इसमें क्या एक्स और वाई एक्सिस है बस ना, डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई में इसमें दो एक्सिस है बस, दो एक्सिस हैं एक्स और वाई। तो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दो एक्सिस के बीच में है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। लेकिन इसमें क्या हुआ, इस वाले केस में क्या हुआ कि डी एक्स वाई है और डी जेड स्क्वायर है, मतलब एक्स एक्सिस पे आ गया इसमें, वाई एक्सिस पे आ गया और जेड एक्सिस पे आ गया। तो देखो इसमें तो जो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दो एक्सिस के बीच में फैली हुई है, और जो इसमें है इसमें तीन एक्सिस के बीच में फैली हुई है। तो स्टेबल कौन सा हो गया, स्टेबल तीन वाला होगा, क्योंकि उसमें रिपल्सन कम होगा, तीन वाले में रिपल्सन कम होगा। तो ऐसे कौन कौन से केस होंगे जिसमें तीन के बीच में एनर्जी फैली हुई होगी, ये फिर ये भी होगा डी एक्स जेड, और इसमें भी दो के बीच में ही है, और इसमें भी तीनों के बीच में एनर्जी, इसमें भी दो, इसमें तीनों के बीच में, और जो ये बच गए इनमें दो के बीच में, जो सर्कल है वो उनमें एनर्जी दो के बीच में है, और जो रेक्टेंगुलर है वो उनमें एनर्जी तीन के बीच में है। जो सर्कल वाले हैं उनको उनकी स्टेट बनेगी 3T1G, है ना, जो जो जिनके दो एक्सिस के बीच में एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्टेट बनेगी 3T1G, और जिनमें तीन एक्सिस के बीच में होता है उसकी एनर्जी बनती है उसकी जो स्टेट बनती है उसकी बनती है 3T2G। अब देखो जो 3T1G है वो है हाई एनर्जी का, और जो 3T2G है वो है लो एनर्जी का। तो फिर हम इसमें कौन से को मानते हैं, जो लो एनर्जी वाला है उसको प्रेफर करते हैं, जो लो एनर्जी वाली ट्रांजिशन हो रही है उसको प्रेफर करते हैं। तो मतलब जो ये स्टेट बन रही थी इसके लिए दो पॉसिबल थे, 3T1G और 3T2G। तो 3T2G वाला है वो लो एनर्जी का है, 3T2G वाला कौन सा है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो तीन एक्सिस में फैला हुआ है। तो हम इस स्टेट को 3T2G बोलते हैं, इस स्टेट को बोलेंगे हम 3T2G, जो ये स्टेट बनी है। और ये हम कैसे निकालते हैं, हम ग्रुप थ्योरी से निकालते हैं, मतलब उनमें ऑपरेशन लगा के तो फिर देखते हैं कि भाई ये T2G कौन सा होगा, T1G कौन सा होगा। तो मतलब क्या है कि जिसमें तीन एक्सिस के बीच में होती है उसको, उसके लिए सिंबल निकल के आता है 3T2G, और वो लो एनर्जी का होता है। तो हम इस फॉर्म को 3T2G लिखते हैं, और 3T2G की एनर्जी कौन सी होगी, 0.2 डेल्टा नोट। फिर ऊपर वाले में क्या हुआ, अगले वाले में एक और ट्रांजिशन कराई तो उसमें हो गया ईजी में दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, ईजी में दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मतलब क्या होगा, ये दो, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे करो तो उसका कोई नई स्टेट नहीं बन के आएगी, है ना, दोनों अनपेयर्ड ही रहेंगे ना, इसको इसमें लिया इसको इसमें लिया तो उसका कोई नई स्टेट नहीं बनेगी। तो इसकी डिजेनरेसी 1 है, तो मतलब डिजेनरेसी 1 मतलब इस एनर्जी का खाली एक ही स्टेट बनेगी। तो इस एनर्जी की खाली एक ही स्टेट बनेगी, तो हम इसको लिखेंगे 3A1G, जिसकी डिजेनरेसी 1 होती है उसके लिए लिखते हैं हम 3A1G। तो हमने क्या तीनों की जो सिंबल से वो निकाल लिए। जो 3T1G है उसकी एनर्जी आई 0.8, और जो 3T2G है उसकी एनर्जी आई 0.2, और जो 3A1G है उसकी एनर्जी आई 1.2 डेल्टा नोट। तो ये तो हो गए जो 3F वाले थे, 3F वाले थे। फिर उसके बाद एक एक्साइटेड स्टेट भी है इसमें, मतलब ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा एनर्जी वाली एक जो स्टेट है वो है 3P। 3P में जो एक ही मिलिकन सिंबल होता है 3T1G, है ना। तो इसमें जो एक्साइटेड स्टेट को हम थोड़ा ऊपर लिख देंगे, और फिर उसका जो सिंबल होगा 3T1G, क्योंकि T1G इसमें भी है और इसमें भी है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके लिए आगे P लिख देते हैं। तो हमने मतलब चार स्टेट बन गई, तीन तो ग्राउंड स्टेट बनी और एक जो एक्साइटेड स्टेट बनेगी। अभी हम इनको जो एनर्जी है उसके बेस पे हम इनको अरेंज कर देंगे। जो 0.8 है, 0.8 माइनस 0.8 सबसे कम एनर्जी है ना, तो ये किसकी है, 3T1G की है। तो हमने ये सबसे नीचे लिख दिया, जो ये है इसको हम जीरो मानते हैं, इस लेवल को हम, इस लेवल पे एनर्जी जीरो है। तो इससे नीचे है 3T1G, इसके हमने 0.8 मान लिया और 0.8 आ गई। फिर उसके बाद वो है T2G, 3T2G, इसकी एनर्जी कितनी थी 0.2 डेल्टा नोट, है ना। फिर उसके बाद लिख दिया हमने 3A1G, उसकी एनर्जी है 1.2 डेल्टा नोट। ये हमने इनको अरेंज कर दिया। जो 3P की है
उसको ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया। तो इसमें क्या, जो ये वाला एक्सिस होता है इस पे आता है लिगेंड स्ट्रेंथ, लिगेंड स्ट्रेंथ, लिगेंड स्ट्रेंथ। लिगेंड स्ट्रेंथ मतलब लिगेंड कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब जैसे इसमें क्या देख रहे हैं हम, जैसे जैसे लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है तो इसमें क्या है, जो एनर्जी गैप है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसा ही होता है, जैसे कोई वीक लिगेंड होता है उसमें क्या एनर्जी गैप कम होता है, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसमें एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाता है। तो एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा, उनमें पेयरिंग नहीं हो पाती, पेयरिंग नहीं हो पाती, तो वो लो स्पिन बनते हैं। तो फिर इसमें इस साइड है लिगेंड स्ट्रेंथ और इस साइड जो है, इस साइड है एनर्जी। इस साइड हम एनर्जी लिखते हैं, इस साइड लिगेंड स्ट्रेंथ लिखते हैं, और ऐसे हम अपने ऑर्गल डायग्राम को अरेंज कर देते हैं। अब देखो इसमें ट्रांजिशन कितने होंगे, ट्रांजिशन होंगे जो सबसे कम किसकी एनर्जी है, 3T1G की। तो T1G से एक तो T2G में जाएगा ना, इनको हम अगले उस पर लिख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब क्या है, इनमें ट्रांजिशन देखने हैं हमने। एक ट्रांजिशन तो होगी 3T1G से कहाँ पे, ये जो इससे ऊपर वाला वाला कौन सा, 3T2G, 3T2G। फिर उसके बाद क्या होगी 3T1G से, 3T1G से फिर ये क्या है 3A1G, 3A1G। फिर क्या हुआ है दूसरा 3T2G से 3T1GP तक, ये वाली जो होगी 3T1G से 3T1GP तक। तो इस फॉर्म में 3 ट्रांजिशन होंगे इसमें, और जो 3 ट्रांजिशन होंगे और सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सी की होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप कौन सी फॉर्म में है, 3T1G से 3T1GP तक है ना, इस ये एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है। फिर ये और फिर ये, तो मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप इसका होगा। अगर इसको μ3 मानने इसकी एनर्जी को, अगर इसको μ2 मानने और इसको μ1 मानने, जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, तो μ3 ग्रेटर देन μ2 ग्रेटर देन μ1 होगा, है ना। तो क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है। फिर आगे हमने देखना इसमें कि इस ऑर्गल डायग्राम से हम जो CFSE निकाली थी पीछे हमने, पीछे तो जो D1 D9 वाले में थी, उसमें सीधा जो उन दो के बीच में एनर्जी गैप आ रहा था वो CFSE के इक्वल ही आ रहा था। अब हमने इसमें CFSE निकालना है। CFSE निकालने का एक मेथड तो ये है कि भाई T1G का एनर्जी लेवल कितना है, 0.8 है। तो मतलब नीचे तो 0.8 हो गया और ऊपर है T2G का कितना है, 3T2G का 0.2। तो मतलब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कितना हो गया, जो अगर ये देखें इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप एक टाइप से 1 डेल्टा नोट हो गया ना, 1 CFSE के इक्वल हो गया ना। तो एक तो था कि हम ऐसे निकाल लेते, जो T1G से T2G के बीच में जो ट्रांजिशन हो रही है उसका जो एनर्जी होगी वो होगी CFSE के इक्वल। लेकिन क्या होता है, जो सेम सिमेट्री वाले होते हैं ना, जिन ट्रम सिंबल की सेम सिमेट्री होती है, सेम सिमेट्री है तो मतलब क्या है, उसका जो ट्रम सिंबल सेम है, जैसे T1G है T1G है, तो उनकी सिमेट्री सब कुछ सेम है, हाँ। वो दोनों उनका शेप वगैरह सब कुछ सेम है, तो उनको वो पास में आएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, है ना। मान लो एक एक ट्रम सिंबल में सारे लोब जो हैं एक्सिस पे हैं, और एक में क्या है एक्सिस के बीच में है, तो उनके बीच में रिपल्सन कम होगा। लेकिन जो दोनों एक जैसे ट्रम सिंबल हैं जिनमें सारे जो लोब हैं वो एक्सिस पे हैं, तो उनको पास लेके आएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन ज़्यादा होगा तो जो ये एनर्जी आ रहा था, ये जो ये ग्राफ आ रहा था ये बैंड हो जाएगा। जैसे इसमें देखो 3T1G है और एक ये 3T1GP वाला है, तो इन दोनों का टर्म सिंबल सेम है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, हाँ। जो 3T1G जो P वाला है और ये जो F वाला है, इनका टर्म सिंबल सेम है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो क्या होगा, ये जो था ये इसकी लाइन थी जो ये ऐसे बैंड हो जाएगी इस साइड इसके साथ रिपल्सन से, ऐसे ही जो इसकी लाइन थी ये भी ऐसे बैंड हो जाएगी। बैंड हो जाएगी तो जो हमें एग्जैक्ट एनर्जी मिल रही थी यहाँ से 0.8 मिल रही थी, नीचे 0.8 थी ना इसकी एनर्जी, तो वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगी क्योंकि जो लाइन थी ये बैंड हो गई, समझ रहे हो।
तो हम जो 3T1G से T2G तक निकाल रहे थे, 3T2G तक वो CFS से निकाल रहे थे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो T1GP और T1G के बीच में रिपल्सन हो गया, तो T1G बेंड हो गया, तो ये एग्जैक्ट 0.8 नहीं बचा। तो हम इस फार्मूले, इस वे से हम एनर्जी CFS से नहीं निकाल सकते। तो फिर ये हमने बैंड कर, तो फिर क्या कैसे निकाल लेंगे? फिर निकाल लेंगे कि भाई देखो, जो इस लेवल से 0 लेवल से A1G तक है, 3A1G तक एनर्जी गैप कितना है? 1.2 डेल्टा नोट है। यहाँ से 0 लेवल से A1G तक, 3A1G तक एनर्जी गैप कितना है? 1.2 डेल्टा नोट है। और इस 0 लेवल से 3T2G तक कितना है? 0.2 है, 0.2 डेल्टा नोट है। तो मतलब क्या करेंगे हम, जो ऊपर वाला है T2G, ये AG तक वाला, A1G तक वाला, उसको हम माइनस कर देंगे इससे, है ना, 3T2G वाले गैप से माइनस कर देंगे। तो जो जितना ये पूरा गैप आ रहा था यहाँ तक, इसको माइनस कर देंगे इस गैप से। तो ये क्या हो जाएगा? 1.2 माइनस 0.2 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 1 डेल्टा नोट। समझ आएगा? तो ये बचा 1 डेल्टा नोट। तो हम इस फॉर्म में CFS से निकाल लेंगे कि जितनी A1G की एनर्जी है उसको हम T2G से माइनस कर देंगे। तो हम इस फॉर्म में CFS से निकाल सकते हैं। एक होता है इसमें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, देखो इस ये वाला पॉइंट है, जो ये है, ये 3T1GP है, 3T1GP है, और ये क्या है? 3A1G है, ये सबसे ऊपर है ना, 3A1G है, और ये एक्साइटेड स्टेट का 3T1GP है। देखो इस पॉइंट से पहले तो क्या है, जो एनर्जी है T1G की ज़्यादा है, T1G की एनर्जी ज़्यादा है, इसको हम सीधा लिख देते हैं। इस पॉइंट से पहले T1G की एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? A1G की एनर्जी ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो देखो, जो A1G था हमारा, एक्साइटेड स्टेट कब आ रही थी? जब उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुके थे, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुके थे। तो मतलब A1G में जो ट्रांजिशन हो रहा था वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा था, है ना। तो जो हम एनर्जी देंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कोई भी एनर्जी थी इसकी, इसलिए मतलब A1G की। तो वो जैसे जैसे अगर मान लो लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं हम, तो जो है लिगैंड के बीच, जो उनके बीच में जो गैप था, लिगैंड क्या करता है, लिगैंड जो 2 लेवल के बीच में जो गैप था उसको बढ़ा देता है ना। जो ऐसे जैसे जैसे हम उधर जा रहे हैं, तो लिगैंड के बीच लिगैंड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो उनके 2 लेवल के बीच में एनर्जी गैप बढ़ रहा है ना। तो फिर जो A1G है, A1G में तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ रहा है ना, क्योंकि उसमें एक्साइटेड 2 इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करा दिया था हमने। तो A1G में तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ रहा है, लेकिन T1G में, इस वाले में बस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ रहा है। जो 3T1G है उसमें बस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ रहा है, और 3A1G में वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ रहा है। तो फिर क्या है, इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऐड होगी, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गैप होगी, एनर्जी ऐड होगी 3A1G में। तो फिर जैसे जैसे उधर जाते जाएंगे, A1G की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी एक टाइम पे 3T1G से। तो इसको बोलेंगे हम क्रॉस ओवर पॉइंट, क्रॉस ओवर पॉइंट, क्रॉस ओवर पॉइंट। तो मतलब क्या है, इस लेवल से पहले तो A1G की एनर्जी ज़्यादा है, A1G की एनर्जी कम है, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, A1G की एनर्जी ज़्यादा हो गई। तो इसको हमने बोला है क्रॉस ओवर पॉइंट। एक होता है नो क्रॉस ओवर पॉइंट, नो क्रॉस ओवर पॉइंट, नो क्रॉस ओवर पॉइंट, मतलब जो क्रॉसिंग हो रही थी ये क्रॉसिंग नहीं होगी। ये किस केस में होगा, जब दोनों टर्म सिंबल सेम है। जैसे यहाँ पे 3, अगर T1G है और T1G है, दोनों T1 मतलब दोनों T1G हैं, तो अगर वो दोनों पास में आएंगे, ऐसे उनकी कोई लाइन जा रही होगी, तो वो ऐसे कोई लाइन जा रही है, मान लो 3T1G की है और ये है 3T1GP की है, तो इन केस में इनकी दोनों की सिमेट्री सेम है। तो फिर क्या होगा, इन सिमेट्री सेम है तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो ये लाइन, ये कितनी भी लंबी लाइन चली जाए, ये एक दूसरे को
इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये दूरी होते जाएंगे। तो इस कंडीशन को बोलते हैं नो क्रॉस ओवर पॉइंट। जब दोनों का टर्न सिंबल सेम हो तो उनके बीच में रिपल्सन होता जाता है, वो एक दूसरे को कट आउट नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम नो क्रॉस ओवर पॉइंट। अब हमने देख लिया ऑर्गल डायग्राम देखा D2 का, और फिर इसमें एक आधा केस होता है, जैसे एक आधा एक्सेप्शन हो जाता है, जैसे वेनेडियम H2O 6 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है। इस केस में क्या है, इसमें भी D2 ही है, इसमें भी D2 है, लेकिन जो इस केस में क्या है, देखो जैसे जैसे इस साइड जा रहे हैं ना हम, इस साइड जाते जाते जो A1G की एनर्जी है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो फिर क्या, जो सबसे नीचे स्टेट थी 3T1G, जो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी, जैसे जैसे मतलब एनर्जी हमने बढ़ा दी, तो क्रॉस ओवर पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में रिक्वायर होगी, तो फिर 3T1G से A1G तक जाने में रिक्वायर होगी ना, क्योंकि क्रॉस ओवर पॉइंट के बाद तो A1G की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी 3T1G से 3A1G तक जाने में रिक्वायर होगी। तो फिर इस केस में क्या होता है, वैनेडियम में, इस कॉम्प्लेक्स में, तो मतलब इस कॉम्प्लेक्स में लिगैंड की एनर्जी, लिगैंड की स्ट्रेंथ है ना, वो ज़्यादा हो जाती है और वो क्रॉस ओवर पॉइंट से आगे निकल जाती है। क्रॉस ओवर पॉइंट से आगे निकल जाती है तो फिर जो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, 3T1G से 3A1G तक होगी। 3T1G से 3A1G तक सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। लेकिन क्या होता है, जो एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो विजिबल रीजन में नहीं रहती ना, तो ये विजिबल रीजन में नहीं रहती, जो मतलब जो ट्रांजिशन में होनी थी, जो इस ट्रांजिशन में एनर्जी रिक्वायर होती है ना, उस रेंज में नहीं रहती, वो चली जाती है LMCT में। LMCT क्या होता है, LMCT होता है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, जो लिगैंड है वो मेटल को चार्ज ट्रांसफर करता है, और उसकी वजह से जो इसका पीक बनती है LMCT की वजह से। तो फिर इसकी LMCT की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है इसकी जो ये ट्रांजिशन हो रही है इनके कंपेयर में। तो फिर जो 3T1G से 3A1G वाली जो एनर्जी थी वो इनके लेवल की आ जाती है, LMCT वाले लेवल की। लेकिन जो LMCT होता है वो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो मतलब वो ज़्यादा दिखता है हमारे ग्राफ पे। तो फिर ज़्यादा दिखता है तो क्या होगा, जो ये वाली जो ट्रांजिशन होनी थी, इसकी एनर्जी इसमें मर्ज होके रह जाएगी, ये इसमें मर्ज हो जाएगी और वो अलग से दिखेगी नहीं, तो हमें इसमें दो ही पीक दिखेंगे। समझ में आया, तो इसमें इस केस में हमें दो ही पीक दिखेंगे। वैसे अगर पीक देखेंगे, इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम, तो जैसे अगर सिंपल D2 का ग्राफ बनाएंगे तो वो इस फॉर्म में बनेगा। तो हमने देखा था 3 ट्रांजिशन हो रहे थे, एक की एनर्जी कम थी, उसकी उससे ज़्यादा, उसकी उससे ज़्यादा, तो ऐसे ये 3 ट्रांजिशन बनेंगे। ये मान लो इसको V3 V2 V1 है ना, तो ये 3 ट्रांजिशन बनेंगे। और इसको इस साइड आएगा मोलर एब्जॉर्बिविटी, जो स्पेलिंग आप देख लें, इसको एप्सिलॉन नॉट से देखते हैं। और इस साइड होता है लैम्डा, है ना, और इस साइड जाते हैं हम, इस साइड होता है वेवलेंथ। तो इस D2 के केस में 3 पीक मिलेंगे हमें, 3 पीक भी ऐसे थोड़े ब्रॉड पीक ही मिलते हैं इसमें। तो ये मतलब 3 पीक मिलेंगे D2 के केस में। ठीक है, तो हमने ओरल डायग्राम देखा D2 का, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है, और ये समझ लिया तो आपने अगले वाले भी आसानी होते हैं। D2 का देखा हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए, D2 देखा ऑक्टाहेड्रल के लिए। अगर अब हम देखेंगे D2 को टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल में क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल में नीचे क्या होता है, ई होता है ना, नीचे ई होता है और ऊपर T2 जो होता है, ई और T2। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में है, ई में है, ई में इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी होगी +1.2 डेल्टा नोट, क्योंकि ई की एनर्जी 0.6 होती है, ई की साइड की एनर्जी डेल्टा टी। फिर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ,
एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांजिशन हुआ तो फिर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इस स्टेट की एनर्जी होगी 0.2 डेल्टा नॉट, 0.2 डेल्टा नॉट। और फिर क्या होगा, फिर नहीं माइनस क्या होंगे ना, क्योंकि नीचे इस लेवल से नीचे वाले को माइनस में लिखते हैं और इस लेवल से ऊपर वाले को प्लस में लिखते हैं, तो -1.2 और इसकी -0.2। फिर ऐसे ही फिर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चले जाएंगे T2g में, T2g में चले जाएंगे तो इनकी एनर्जी कितनी होगी 0.8 डेल्टा नॉट, 0.8 डेल्टा नॉट। अब देखो ये स्टेट कौन सी बनेगी, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ हाफ फील्ड है, तो इसमें इसको इधर लेके आओ इसको इधर लेके आओ, कोई मतलब ऐसे स्टेट नहीं बनेगी, तो इसकी डिजेनरेसी कितनी होगी 1 होगी, इसकी डिजेनरेसी होगी 1, डिजेनरेसी 1 होगी। और तो इसका सिंबल क्या होगा 3a1g, इसका होगा 3a1g और इसकी एनर्जी कितनी है -1.2 डेल्टा नॉट। ऐसे इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसमें दो में है ना, तो दो वाले को क्या लिखा था हमने 3t2g लिखा था, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसका 3t, इसके लिए जी नहीं लिखेंगे हम, टेट्राहेड्रल के लिए जी नहीं लिखते। तो वैसे ही फिर इसकी स्टेट का, इस स्टेट की एनर्जी भी, ये भी ट्रिपल डिजेनरेट होगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है और तीन ऑर्बिटल में हमने बढ़ने हैं, तो इसकी एनर्जी, इसका सिंबल होगा 3t1g, इसका सिंबल होगा 3t1g। तो इसमें इनकी एनर्जी देख लिया हमने। तो अब अगर हम इनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो किस फॉर्म में बनेगा, तो इस केस में क्या सबसे कम एनर्जी कौन से की है, सबसे कम ये है 3f, ये 3f हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये 3p हमारी एक्साइटेड स्टेट है। सबसे कम एनर्जी है A1 की, 3a1 की एनर्जी है -1.2, तो इसकी -1.2 पे आएगा, -1.2 डेल्टा टी पे है 3a1 ना। वो फिर किसकी थी 0.2 थी 3t2g की, तो 0.2 है 3t2 की, और फिर जो 3t1 था उसकी एनर्जी थी प्लस में थी 3t1, उसकी एनर्जी थी 0.8 डेल्टा टी। तो ये एनर्जी थी तीनों जो 3f की स्टेट बनी थी, जो सबसे कम है 3a1g की, इसकी -1.2, फिर t2 की उसकी 0.2 और फिर 3t1 की उसकी 0.8। हाँ, फिर जो 3t1 है इसकी अगर हम ग्राउंड स्टेट मतलब इसकी अगर ऐसे लाइन डालेंगे तो फिर मैंने क्या बोला था कि 3t1p लिखेंगे, इसको 3t1p लिखेंगे कि देखो इसका भी 3t1 हो गया और ये भी 3t1 हो गया, तो फिर क्या होगा इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेट पास में होगी ना, 3t1 और 3t1p। देखो उसमें तो पिछले वाले में 3t1 सबसे नीचे था, तो उनके बीच में जो रिपल्सन था वो इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि उनके बीच में एनर्जी गैप काफ़ी था, लेकिन ये दोनों तो पास में हो गए, तो इनके बीच में जो गैप होगा गैप भी कम है और रिपल्सन जो होगा इनके बीच में ज़्यादा होगा। तो ये क्या है, दोनों ऐसे रिपल्सन होते हुए दिखेंगे आपको ऐसे, मतलब तो इस फॉर्म में हो जाएंगे, तो मतलब दोनों रिपेल होके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो मतलब क्या है, ये +x है मान लो, ये -x है, ये मतलब +x और -x दिखाने का क्या फायदा है कि अगर ये पहले इस पॉइंट पे आ रहे थे तो जितना ये इधर रिपेल हुआ इधर नीचे आया उतना ये ऊपर गया है, 3t1p उतना ही ऊपर गया और 3t1 उतना ही नीचे आया है। तो मतलब इसका जो है जो ऐसा बनेगा इसका ग्राफ जो है, इसमें क्या होगा, मेन बात क्या है, जो 3t1 है उन दोनों के बीच में रिपल्सन हो गए, वो दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और सबसे नीचे क्या होगा a1 होगा। ऐसे इसमें ट्रांजिशन कितने होंगे, तो एक तो यहाँ से 3 मतलब a1 से t2 तक चला गया, एक ऐसे यहाँ पे आ गया किससे 3t1g तक, एक अगला ऐसे आ गया, जो मतलब इसमें 3 ट्रांजिशन हो गए ना, 3a1 तो सबसे कम एनर्जी है, फिर उसके बाद गया 3t2 तक, फिर दूसरा क्या हुआ 3a1 से 3t1 तक, तीसरा 3a1 से 3t1p,
जो एक्साइटेड स्टेट वाला, तो मतलब इसमें भी 3 ट्रांजिशन होंगे, ठीक है। और अगर हम इसमें CFS निकाल लें, देखो इसमें जो जो रिपल्सन था इन दोनों के बीच में हो लिया, तो फिर जो ये लाइन है 3T A1 वाली, 3A1 वाली और 3T2 वाली, ये दोनों जो सीधी होंगी बिल्कुल। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो कितना है, पॉइंट -1.2 है। और फिर देखो यह जो मतलब यहाँ पे -1.2 है और ये -0.2 है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी हमें, 1 डेल्टा नोट टी होगी ना, 1 डेल्टा टी होगी, 1 डेल्टा टी ना। ये -1.2 है, ये -0.2 है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी, 1 डेल्टा टी होगा। तो हम अगर हमें CFS से निकालनी है, तो जो इस ट्रांजिशन में हमें एनर्जी रिक्वायर होगी 3A1 से 3T2 तक, 3A1 से 3T2 तक जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वही क्या होगी, वही टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें D2 का देख लिया। तो आगे हम देखेंगे, अगर हम देखें D3 का देखेंगे, D3 वाले में क्या होगा, D3 वाले में नीचे T2 है और ऊपर Eg है। T2 में कितने, T2 में 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद हमने एक और एक्साइटेशन कराया, फिर क्या हुआ, फिर मतलब 2 नीचे रह गए और एक ऊपर चला गया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया है ना। फिर अगली एक्साइटेशन में क्या होगा, अगली एक्साइटेशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे रह जाएगा और 2 ऊपर चले जाएंगे। एक पहले तीनों नीचे थे, फिर एक ऊपर चला गया, फिर एक नीचे रह गया, 2 ऊपर चले गए। अब इसकी एनर्जी अगर निकाल लेंगे तो इसकी एनर्जी होगी, तो इसकी एनर्जी, इस फॉर्म की एनर्जी कितनी होगी, तो ये है -0.4 एक की, और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी होगी -1.2 डेल्टा नोट, -1.2 डेल्टा नोट। अब देखो ये ट्रांजिशन, ये स्टेट कौन सी बनी, इसमें भी तीनों T2 जो है, तीनों T2 जी वो पूरे फील्ड है, तीनों T2 पूरे फील्ड है। तो अगर मतलब इनको आगे पीछे करेंगे तो कोई नई स्टेट नहीं बनेगी, तो ये कौन सी, ये इसकी डिजेनरेसी 1 होगी, तो इसकी स्टेट कौन सी बनेगी, तो इसकी F मतलब ए ही बनेगी इसकी, है ना, ए ही बनेगी। और इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होगा, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग फील्ड होंगे, तो एक की कितनी आएगी 3/2, और फिर अगर 2s+1 निकालेंगे तो होगा वो 4 होगा, तो ये होगा 4A1G होगा, 4A1G होगा। और इसकी 4F होगा, इसकी जो एक्साइटेड स्टेट, जो ग्राउंड स्टेट होगी इसकी 4F होगी। तो फिर इसमें क्या हो गया, 3A1G आ गया। फिर आगे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो इसमें इस स्टेट को हम क्या नाम देंगे, इस स्टेट को हम नाम देंगे 3। इसके एनर्जी जो निकालो पहले कितनी होगी, एनर्जी होगी इसकी 0.8, नीचे तो हो जाएगी 0.8, ऊपर हो जाएगी 0.6, तो जो टोटल एनर्जी इसकी होगी 0.2 डेल्टा नोट होगी इसकी एनर्जी। और इसकी एनर्जी होगी प्लस का 0.8 डेल्टा नोट। देखो आप इसमें क्या देख सकते हो कि जो एनर्जी हो रही है, तीनों एनर्जी निकल के आएंगी, जितने में D2 पढ़ेंगे, D3 पढ़ेंगे, D7 पढ़ेंगे, D8 पढ़ेंगे, उस केस में क्या होगा, जो एनर्जी आ रही है वो 1.2 आ रही है एक की, और एक की 0.2 आ रही है, और एक की 0.8 आ रही है। और एक और बात होती है, जो A1 की एनर्जी आ रही है ना, A1 की एनर्जी हमेशा 1.2 आएगी, A1 की एनर्जी हमेशा 1.2 आएगी, या तो प्लस की आएगी या माइनस की आएगी, समझ रहे हो, तो A1G की एनर्जी हमेशा 1.2 आएगी, या माइनस में आओ या प्लस में आओ। और फिर जो इसके बाद 3T2G स्टेट बनेगी, 3T2G स्टेट बनेगी, उसकी एनर्जी हमेशा 0.2 आएगी। 4T2G बनेगी इसमें, तो जो T2G स्टेट बनेगी उसकी एनर्जी हमेशा 0.2 आएगी, और उसका साइन वही होगा जो A1G वाले का साइन होगा, समझ रहे हो।
A1G वाले का साइन में 0.2 आएगी। और जो 4T1G है, जो T1G स्टेट होगी उसकी एनर्जी हमेशा 0.8 आएगी, या प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है। जैसे पिछले केस में D2 ऑक्टाइडल में क्या थी, 0.8 प्लस में ही थी, और जो टेट्राहेड्रल वाले में 0.8 माइनस में थी। तो फिर ये याद रखो, जो A1G की एनर्जी होगी, A1G का और T2G का साइन हमेशा सेम होगा, और A1G की एनर्जी हमेशा 1.2 होगी, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। और ऐसे ही T1G की एनर्जी भी 0.8 होगी। ठीक है, तो मतलब हम अब क्या है, A1G की एनर्जी सबसे कम होगी। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो ड्रा करने का इसका सबसे सही मेथड क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने जो 4F है इसको लिखा। इसमें सबसे कम एनर्जी कितनी है, A1G की है। A1G की एनर्जी माइनस में है, तो A1G की एनर्जी को हमने लिख दिया -1.2 डेल्टा नोट, -1.2 डेल्टा नोट, ये लिख दिया हमने। और फिर जो है A1G की एनर्जी का साइन है वही T2G वाले का होगा, मतलब T2G वाले का भी नेगेटिव में होगा। जो इसका है कितना था, 0.2 डेल्टा नोट माइनस का। तो ये है 4A1G और ये है 4T2G। और फिर ये अगर इसको 0 लेवल मानने हम, तो फिर जो T1G की एनर्जी थी वो 0.8 होगी। अब ये माइनस में है तो वो प्लस में होगी, तो इसकी हो जाएगी 3T1G। 3T1G हो गया। और जो एक्साइटेड स्टेट होगी इसमें, 4P एक्साइटेड स्टेट होगी, क्योंकि 4P होना चाहिए, क्योंकि हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसके इक्वली होनी चाहिए, उसी को हम कंसीडर करेंगे। और जो इसका होगा, देखो अभी इसमें क्या बनेगा, 4T1G बनेगा 4P का भी, और इसके आगे हम P लगा देंगे, 4T1G P बनेगा इसका मिलकर सिंबल। और यहाँ पे भी T1G है, जहाँ पे इनका सिंबल सेम हो, T1G, तो उनके बीच में हमने रिपल्सन करा के दिखा देने हैं। तो मतलब इनको हमने ऐसे थोड़ा बैंड करके दिखा देना है, ऐसे बैंड करके दिखा देना। तो इसका होगा वो भी ऐसे बैंड करके दिखा देना हमने। तो ये तो हो गया 4T1G P, और ये हो गया 4T1G, ये 4T1G P और ये 4T1G। तो इसमें क्या होगा, ये नो क्रॉस ओवर पॉइंट था जो हमारा, वो इसमें अप्लाई होगा। तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें ट्रांजिशन कितने होंगे, ट्रांजिशन इसमें भी 3 ही होंगे। ये वाला A1G से T2G तक, फिर उसके बाद A1G से T1G तक, फिर अगला A1G से T1G P तक। तो इसमें कितने ट्रांजिशन हुए, 3 ट्रांजिशन हुए, है ना। तो सेम सबसे जो आपने फॉलो करना है इसमें, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन भर के इसका जो ग्राउंड स्टेट है वो निकाल लेनी है। ग्राउंड स्टेट निकाल के फिर उसका आपने मिल्टन सिंबल लिख लेने हैं। मिल्टन सिंबल में यही होंगे, जो जो ग्राउंड स्टेट होगी ना इन सारे केसों में F ही आएगी, बस उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज होती रहेगी। कौन से में, D2 में और D3 में और D7 में और D8 में। जो इन सब में क्या ट्रांजिशन, 3 ट्रांजिशन होंगे, और जो ग्राउंड स्टेट आएगी वो F आएगी, और जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो P होगी, और उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ग्राउंड स्टेट के सेम, ग्राउंड स्टेट के जो है उसके इक्वल होगी, है ना। तो फिर और ऐसे ही 3 ट्रांजिशन होंगे। जो A1G है उसकी एनर्जी हमेशा 1.2 होगी, 1.2 होगी, और वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अगर प्लस की है, अगर माइनस की है, तो T2G की एनर्जी भी माइनस की होगी, -0.2। और जो T1G है उसकी एनर्जी हमेशा 0.8 होगी ना, हमेशा एनर्जी उसकी 0.8 होगी। अगर इनकी माइनस में है तो इसकी प्लस में होगी, और इस इनकी मान लो ये नीचे आ गया, T1G अगर नीचे आ रहा है तो फिर क्या होगा, A1G ऊपर चला जाएगा और T2G भी ऊपर चला जाएगा। और अगर जैसे A1G जिसमें सबसे ऊपर था, जैसे D2 वाले केस में था, A1G था सबसे ऊपर, उसमें क्या था, क्रॉस ओवर पॉइंट था, जिसमें A1G की एनर्जी ज़्यादा हो जाती थी एक पॉइंट के बाद, क्योंकि A1G में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा था, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती थी, वो हमने पीछे एक्सप्लेन किया है।
तो फिर उसमें क्रॉस ओवर हो रहा है। लेकिन अगर T1 जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, प्लस में है, तो उसका एक्साइटेड स्टेट के साथ रिपल्सन हो जाएगा और फिर जो इसमें ऐसे रिपेल होके हुए दूर दूर चले जाएंगे ना। ठीक है, और हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मेन आपने D2 का देखना था, कैसे हम फॉलो करते हैं उसको, कैसे निकाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला मैं